अररिया पनार नदी के किनारे आबाद है और कभी ये इलाका पूर्णिया का ही हिस्सा हुआ करता था। अररिया नाम की कहानी बड़ी ही दिलचस्प है। अंग्रेजों ने इस इलाके में आने के बाद सबसे पहले फॉरबिसगंज को अपने हेडक्वार्टर के तौर पर डेवलप किया। बसंतपुर बैरगाछी को अपना कैंप ऑफिस बनाया। अधिकारियों के रहने के लिए रेसिडेंशियल एरिया डेवलप किया गया और यही रेसिडेंशियल एरिया आर एरिया कहकर पुकारा जाने लगा, जो बाद में वक्त के साथ बनते बिगड़ते अररिया हो गया। अररिया से पहले इस इलाके का नाम खरैया भी मिलता है। औरंगजेब के जमाने में फौजदार सैफ खान ने जलालगढ़ का किला बनवाया तो गुजरात से फौजियों को लाकर यहां आबाद किया। ये फौजी एक खास किस्म की टोपी लगाते थे और उन्हें फारसी में कुलाहिया कहा जाता था। ये लोग बाद के वक्त में सीमांचल में बसते चले गए और आज के वक्त में इस इलाके में बसने वाले ज्यादातर मुसलमानों में वही कुलाहिया हैं, जो अब कुलहिया कहे जाते हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री तस्लीमुद्दीन, पूर्व राज्य मंत्री मोइदुर रहमान, पूर्व मंत्री सरफराज आलम, पूर्व सांसद जमीलुर रहमान, हलीमुद्दीन और मोहम्मद ताहिर जैसे लोग उसी कुलहिया बिरादरी से आते हैं। अररिया के लिए यहाँ के शायर शमीम अनवर लिखते हैं, अब तो अररिया पे बड़े शहर का गुमा होता है, हर तरफ इज़्दिहाम का समा होता है। माजी में सादगी और शराफत का था ये घर, अब चंद महफिलें ही याद माजी का तर्जुमा होता है। करीब 56% हिंदू और 42% मुसलमान वोट वाला अररिया इस बार किसे जिताएगा? यहां का मुसलमान मोदी के कितना करीब आ पाया है? भाईजान के इलाकों में विकास कितना हो पाया है? कितना फीसद मुसलमान वोट धर्म जाति से ऊपर उठकर मोदी के नाम पर पड़ेगा? ये जानने के लिए हम अररिया के मुसलमान इलाकों में पहुंचे। इस वक्त हम अररिया में जामा मस्जिद के ठीक सामने खड़े हैं और ये जो जामा मस्जिद आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये करीब 150 बरस पुरानी मस्जिद है, जो वक्त वक्त पे एक्सटेंशन इसका हुआ है और आज ये काफी बड़ी शक्ल ले चुकी है, लेकिन करीब 150 बरसों से मस्जिद आबाद है। कुछ लोग हैं यहाँ पर, जरा उनसे समझते हैं कि इलाके में अररिया में पिछले 5 वर्षों में कैसा काम हुआ, इनकी जिंदगी का क्या हाल है, इनका रोजगार कैसा है। क्या नाम है आपका भाई? मोहम्मद अंजार आलम। अंजार आलम। अंजार साहब क्या करते हैं? जो बिजनेस करते हैं। क्या हाल है बिजनेस का भाई? अच्छा, अच्छे हालात में। अच्छे हालात में। आपके जो सांसद है प्रदीप जी, कुछ काम हम करवाया उन्होंने आप लोगों के लिए? नहीं, हम लोगों के लिए तो कोई काम नहीं करवाया उन्होंने। अच्छा, नहीं, अररिया शहर के लिए कुछ कराया उन्होंने। अच्छा जी, ठीक है। आपका नाम सर? मोहम्मद साबिर आलम अधिवक्ता। CAA को लेकर के क्या सोच रहे हैं, जो नोटिफाई हो गया है, उससे आपके वोट देने के बिहेवियर में कुछ बदलने वाला है? नहीं, CAA को लेकर के हम लोग बहुत ज्यादा जो है कि इसमें कोई क्या कहते हैं कि निगेटिव सोच नहीं रखते हैं। अच्छा, क्योंकि अब वो एक किसी जो है बांग्लादेश हो या पाकिस्तान हो या फिर अफगानिस्तान हो, वहाँ से यहाँ देना है, तो उसमें हम लोगों का क्या विरोध हो सकता है? हम लोग उसमें कोई कुछ नहीं कहना है। हाँ, जब हम लोगों की जो है कि जब संविधान का आएगी तब देखेंगे, तब फिर हम लोग इसमें सोचेंगे। चाचा आपका नाम क्या है? जाकिर हुसैन। लालू का भी जमाना देखा और नीतीश का भी जमाना देखा, मुसलमानों के लिए बेहतर कौन है? लालू बेहतर है या नीतीश बेहतर है? दोनों बेहतर थे। दोनों बेहतर है। दोनों बेहतर नीतीश है। बीजेपी के साथ चले गए तो चले गए तो वो अपना आइडियोलॉजी को बीजेपी को देता नहीं, वो अपना सत्ता कुर्सी के लिए अपना एक ही जगह दोनों बैठे हैं, जी जी। फिर भी मतलब नीतीश पसंद है मुसलमानों? नहीं, एकदम पसंद है। चुनो के उन्होंने अपना जीवन में तो न्यूट्रल होकर वर्क किया है, कभी उन्होंने अपना जो है कि काम करने में कभी भेदभाव नहीं किया है। वो जलेगा, मजबूरी है उनके, पॉलिटिकल मजबूरी हो सकती है, पॉलिटिकल मजबूरी हो सकती है। आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम मासूम अंजार हो। आप कैसे देख रहे हैं, पिछले 5 वर्षों में कुछ बेहतर हुआ आपका अररिया? बहुत बेहतर हुआ। अच्छा, आपके सांसद जो है प्रदीप जी, उन्होंने कुछ काम करवाया है? अच्छा काम किए। अच्छा काम। तो फिर क्या एक बार फिर से वो कैंडिडेट है, फिर से सांसद चुने जाएंगे यहाँ से? वो तो जनता पे है और जो हाँ जनता ही है और अच्छा है उनका फीडबैक, ऐसा नहीं कहा। नीतीश की जो जोड़ी है वो आपको पसंद है, अच्छी लग रही है? अच्छी जोड़ी है। नीतीश कुमार ने जो मुसलमानों के लिए काम किया वो काम आज तक किसी ने नहीं किया। अच्छा, अल्पसंख्यकों के लिए, लेकिन अकलियतों लोग ये की। कह रहे हैं कि बीजेपी के साथ जाके उन्होंने गलती की। देखिए, ये हम मुसलमानों का एक भरम है, ठीक है। अगर इतिहास उठा के देखिए तो चाहे वो कांग्रेस की सरकार इतना दिन रही है, चाहे लालू यादव की सरकार इतना दिन रही है, तो अगर उसके तुलना में अगर बात कीजिए तो अकलियतों के लिए जो नीतीश कुमार ने काम किया वो कोई काम नहीं किया।
क्या नाम सर आपका? मासूम नहीं शहर कुछ बेहतर हो रहा है, कुछ काम वाम हो रहा है? काम तो लगभग हो ही रहा है, मगर जिस गति पे होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। अच्छा, तो ज्यादा नाराज है कि बीजेपी? नहीं, वो तो नाराज है, मगर काम के प्रति अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा नीतीश जी किए हैं वाकई में। इसको तो मतलब पहले से भी हम लोग को कर रहे हैं, मगर ये है कि अभी अगर चले गए हैं बीजेपी में तो अब क्या मजबूरी है, तो उनके अंदर की बात है। इस मजबूरी को आप समझ रहे हैं और साथ देंगे, सपोर्ट करेंगे? सपोर्ट तो करेंगे। अच्छा, ठीक है भाई। अररिया लोकसभा सीट पर MY समीकरण काफी मजबूत है। प्रत्याशी तय करने में हर दल की नजर इस समीकरण पर जरूर रहती है। इस सीट पर मुसलमान करीब 42%, यादव 15%, OBC और SC 28% और सवर्ण 13% हैं। मुसलमान और यादव का वोट मिलाकर 57.9% हो जाता है। जब जब ये समीकरण यहां एक्टिव हुआ, RJD को जीत मिली है। हम इस वक्त अररिया के मौलवी टोला इलाके में, ये एक बाजार है, आप देखिए यहाँ पर जबरदस्त भीड़ है। रमजान की रौनकें भी खूब देखने को मिल रही, लोग ईद की खरीदारी में लगे हुए और हर तरफ सेवैयां और मेवे और टोपियों की भी बहार है। और कुछ लोग हैं, जरा उनसे समझते हैं कि इलाके में कैसा काम धाम हुआ। भाई, नाम क्या है आपका? मोहम्मद राशिद बशीर। तो ये जो मोदी नीतीश वाली जोड़ी अब कैसी लग रही थी? फिर से वोट करना है आपको? बहुत बढ़िया लग रहा है। बहुत बढ़िया लग रहा है। आपका नाम क्या है सर? जी, शाकिर हुसैन। तो अभी बहुत जल्दी वोट करना है शाकिर साहब आपको। जी, तो एक तरफ एक गठबंधन है, एक तरफ एक गठबंधन है। तो अब नीतीश जी मुसलमानों की पसंद अब भी हैं या कुछ बदला है मामला? मामला थोड़ा बदला, बहुत नहीं बदला है। अच्छा। मुसलमानों की पसंद नीतीश है। मुसलमान असल तरक्की पसंद करते हैं। हाँ। उनको किसी दल से मतलब नहीं है। अच्छा। जो उनकी जात के लिए, जो उनके लिए किसी तरह का मुसीबत का बास न बने, मुसलमान चुन लेता है। मुसलमान बहुत फरिश्ते टाइप के लोग होते हैं। अच्छा। जी हाँ, ये हमेशा दूसरों को ही वोट देते आए हैं। कभी कांग्रेस को दिया है, कभी जनता दल को दिया है, कभी राजनीति को दिया है। मुसलमान का मुसलमान रहने नहीं, कोई जरूरी नहीं है। मुसलमान तरक्की पसंद है, लेकिन शांति चाहता है। खटक नहीं रहा है। बीजेपी के जाना इसलिए खटक रहा है मुसलमानों को कि उनके दौर इख्तिदार में कुछ उनके हमनवाओं ने लोगों के बीच में तशद्दुद पैदा किया है और तफरीका पैदा किया है, और बीजेपी के सरकार रहने के वजह से उन लोगों पर अंकुश नहीं लगा, जिस वजह से मुसलमान अभी तक बगलगीर नहीं हो सका, मानूस नहीं कर सका बीजेपी को। मुसलमान का दिल नहीं जीत पाया बीजेपी ने। कैसे हैं मुसलमानों के लिए? मोदी जी बजाते खुद बोलने में तो बहुत अच्छे हैं, जमीन पर उनका कोई काम मुसलमान के लिए बेहतर नहीं हो रहा है। ठीक है। आपका नाम क्या है सर? अनवर आलम। ये 5 साल के लिए सांसद चुनना है आपको, जी। तो कुछ अच्छी वाली किस्मत इसमें होनी चाहिए। कौन बेहतर है फिर? देखिए, मोदी का सरकार जो रहा तो मुसलमानों के लिए तो कुछ किया ही नहीं। वो तो सिर्फ सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास बात किया, लेकिन जमीन पे तो ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया हम लोगों को। वो तो कह रहे हैं कि हम राशन दे रहे हैं तो सबको दे रहे हैं, हम आवाज दे रहे हैं सबको दे रहे हैं, उसमें कोई फर्क नहीं हो ये रहा। तो शर्मिंदगी की बात है ना कि 80 करोड़ लोगों को मतलब आप 5 किलो राशन दे करके और भिखारी बना दिए। CAA जो एक लफ्ज है, जी नोटिफाई भी हो गया CAA, जी। तो इसको लेकर के आप क्या सोच रहे हैं? इससे आपके वोट देने के तरीके में कुछ बदलने वाला है? हुकूमत के उन्वान के कुछ होते हैं और उनके अंदर की पहलू कुछ और होती है। मुसलमान को खटक CAA सिर्फ इसलिए लग रहा कि इन्हीं को अब शहरियत दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप ईगो बनाते हैं, किसी को टारगेट बनाते हैं कि हम तुमको नहीं देंगे, बाकी को देंगे। आप नफरत मत कीजिए। मुसलमान को CAA से कोई दिक्कत नहीं है, नफरत से दिक्कत है। अररिया में जीत हार सोशल इक्वेशन के साथ पोलराइजेशन पर भी निर्भर रहती है। सीधी फाइट यहां बीजेपी के फेवर में जाती है तो हिंदू वोटों का बंटवारा RJD के फेवर में। 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी के प्रदीप सिंह और RJD के सरफराज आलम के बीच सीधी टक्कर हुई। मुसलमान वोट एक तरफा जरूर पड़ा, लेकिन हिंदू वोट बटा नहीं। प्रदीप सिंह को 52.87% और सरफराज आलम को 41.14% वोट मिले। 2009 लोकसभा चुनाव में बीजेपी के प्रदीप सिंह, लोजपा के जाकिर हुसैन खान और कांग्रेस के डॉक्टर शकील अहमद खान के बीच मुकाबला हुआ। प्रदीप कुमार सिंह को 38.7%, जाकिर हुसैन खान को 35.6% और कांग्रेस के शकील अहमद खान को 6.8% वोट मिला। मुस्लिम वोट में बंटवारे का फायदा सीधे सीधे बीजेपी को मिला। हम इस वक्त अररिया के मोहम्मद अली जौहर मार्केट में हैं। कुछ लोग यहाँ पर हैं, जरा उनसे समझते हैं अररिया विकास की दौड़ में आगे चल रहा है, पिछड़ गया है, किस स्थिति में, जरा पता चले। भाई, क्या नाम है आपका सर? मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद मुख्तार है। डॉक्टर मोहम्मद मुख्तार। तो मुख्तार साहब, अररिया की सेहत कैसी है?
अररिया की सरजमीन पर हम कुछ बोले 25-30 साल पहले हम आए हैं, है ना। तो 25-30 सालों में हाँ कितनी तरक्की हुई? उस वक्त से बहुत बदला है, बहुत चेंज हुआ है काफी। ये तो काफी खाली जगह था। अच्छा, समझ गए। आपके जो सांसद है प्रदीप, उन्होंने कुछ काम किया आपके लिए? हाँ, काम तो करते हैं, नफरत के फैलाने में तो नफरत फैलाने वाले? नफरत फैलाने वाला काम तो कर ही देते हैं वो। अच्छा, है ना। आपका नाम सर क्या है? मोहम्मद अवैस यासीन। मोहम्मद अवैस यासीन। ओवैस यासीन। अच्छा। अभी यहाँ की सियासत में क्या चल रहा है, किसका जोर है भाई? सियासत जीरो पर है। जीरो हिंदुस्तान की सियासत अररिया ही नहीं है, हिंदुस्तान की सियासत जीरो पर है। नफरत की बाजार गर्म है, धोखाधड़ी की बाजार गर्म है, भ्रष्टाचार का बाजार गर्म है। मोहब्बत की दुकान तो खोली। मैं उधर ही जा रहा हूँ। जो लोग आवाज उठा रहे हैं हाँ। वो जेल की सलाखों के पीछे जा रहे हैं, चाहे वो केजरीवाल हो, संजय सिंह हो, अखिलेश पर भी डोरा डाला जा रहा है। आपको तेजस्वी यादव पर डोरा डाला जा रहा है कि कांग्रेस को सीट ही मत दो। बहुत सारे एहतजाज हुए सीएए को लेकर के, कई और मौके ऐसे आए जब केजरीवाल बिल्कुल खामोश रहे, जो खुद आंदोलन से निकल कर आए थे। देखिए, एक चीज मैं बता दूं, जी। हम लोग एज ए मुस्लिम नासमझी की दुनिया में बसते हैं। नासमझी की दुनिया में बसते हैं। अच्छा। हम में वो क्वालिटी नहीं रहेगी जो एक मुसलमानों में क्वालिटी होती थी, जो सोच हुआ करती थी। व्हाट इज द सीए, एनआरपी, एनआरसी क्या है? आप उसको फेस नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए आप कमजोर है ज़हनी तौर पर। अच्छा। जो खेल आपके साथ होने जा रहा है तो आप देखते नहीं है। आपका संविधान तैयार पड़ा हुआ है, हर एक पन्ने पर उसने भगवान का फोटो दे रखा है, उसके तरफ तो आपकी फिक्र नहीं है। आपको सेकंड गेट की नागरिकता देने की बात कर रहा है, आप सीए के अटके हुए यहाँ पे। हिंदुस्तान में हुआ, कहाँ एहतजाज हुआ? कहीं एहतजाज नहीं हुआ, कहीं एहतजाज नहीं हुआ। मैं 100% कहता हूँ सीए का किसी मुसलमानों ने एहतजाज नहीं किया है, औरतों ने किया है, अच्छा, महिलाओं ने किया है। मर्द चूड़ी पहन कर बैठ रहे घर पे, मुसलमानों का बच्चा। नाम सर आपका? मोहम्मद मासूम रजा। आप हमारी आबादी 18 से 20% मुसलमानों के ऑल ओवर बिहार में, तो सीट के हिसाब से हमको कितना पोस्ट आप दे रहे हैं? राज्यसभा में हमारा देख लीजिए, चाहे वो कांग्रेस ने नहीं दिया, राजद ने नहीं दिया, किसी भी एक हमारा एमपी थे अहमद अशफाक करीम साहब, उसको भी बैक कर दिया। फिर ओवैसी दे रहे हैं। अब ऐसी तो समझिए भाजपा का भी टीम है। हम इस वक्त अररिया में स्टेशन रोड पर हैं। मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये प्रखंड सह अंचल कार्यालय अररिया सदर, ये ऑफिस है। इसके अलावा कई सरकारी दफ्तर इस रोड पर हैं, कृषि भवन इस पर है, कई और कार्यालय इस रोड पर हैं। करीब 7-8 सरकारी कार्यालय इस रोड पर हैं। लेकिन इस सड़क की हालत आप देखिए, ये अररिया चांदनी चौक से ये सड़क आ रही है और ये सड़क जा रही है इस तरफ रेलवे स्टेशन की तरफ। रेलवे स्टेशन है अररिया कोट, और ये 3 से 4 किलोमीटर का जो फासला है, इस पूरे बीच की जो सड़क है बहुत ही बदहाल है, बहुत ही बुरी हालत में है। और इस पे गाड़ियां कैसे चल रही हैं, कैसे लोग यहाँ पर सफर करते होंगे, ये भी बड़ी मुश्किल सी बात है। इसके बारे में यहीं के लोगों से जानते हैं। भाई, नाम क्या है आपका? मेरा नाम मोहम्मद रहबर है। रहबर साहब, ये कब से इस सड़क का हाल ऐसा है? जी, जब से हमको होश हुआ है, लमसम 20 साल से। उससे पहले भी चचा लोग, जो अब्बू लोग बता रहे हैं कि 20 साल पुराना, लमसम 40 साल से इस रोड की साल से सड़क बनी ही नहीं है। अच्छा। जब कोई अगर नेता या मंत्री आता है तो एक दिन पहले अलर्ट किया जाता है, थोड़ा सा नीपा पोती कर दिया जाता है। भाई, आपका? मोहम्मद साहब आलम। आप कहाँ रहते हैं सर? हम यही ब्लॉक में अपना रोजी रोटी गुमटी। नौकरी है यहाँ पे? नहीं, नौकरी नहीं है, अपना गुमटी है। अच्छा, गुमटी में रहते हैं। ये सड़क इतनी खराब क्या है भाई? क्या कीजिएगा सर, यहाँ पे उसको मतलब अगर एमपी साहब को बोला जाता है तो कहता मेरे इसमें नहीं है, या एमएलए साहब को कहा जाता है मेरे इसमें नहीं है, चेयरमैन साहब को बोला जाता है मेरे इसमें नहीं है, तो मतलब अपने हाँ, किसी का है ही नहीं। हिंदुस्तान में है ना? हिंदुस्तान में है, अररिया डिस्ट्रिक्ट में है, हाँ, लेकिन उन लोगों का फंड में नहीं है। वोट है उन लोगों का फंड में, लेकिन सड़क नहीं है। ये सर, क्या नाम है जी आपका? रेहान जी। रेहान, क्या करते हैं भाई आप? दुकान है। अच्छा, यहाँ दुकान है आपका। तो क्या कह रहे थे आप? कह रहे हैं क्या, ये खुद आते हैं, डीएम आते हैं और सब आते हैं, जितना प्रतिनिधि सब आते हैं। ये बोलो, मान लिया गया कि यही इस शहर की नियति है। हाँ, यही नसीब है इस शहर। यही नसीब है। क्या हमको तो लगता है ये रोड बिहार में नहीं है, बंगाल में है, ऐसा लगता है। इसका कोई सरकारें नहीं है। अररिया सीट पर आरजेडी की जीत का रास्ता कैसे निकलता है, ये भी देख लीजिए। 2014 लोकसभा चुनाव में आरजेडी के तस्लीमुद्दीन 41.81% वोट पाकर विजयी हुए। इस बार हिंदू वोट का बंटवारा हुआ
बीजेपी के प्रदीप सिंह को 26.80%, जेडीयू के विजय मंडल को 22.73% वोट मिला। 2018 के उपचुनाव में भी तस्वीर कुछ ऐसी ही रही। सरफराज आलम के 7 लोगों की सिंपैथी थी और दूसरा कोई मुसलमान कैंडिडेट मैदान में नहीं था। उन्हें 49.15% वोट मिला। बीजेपी के प्रदीप सिंह 43.19% वोट के साथ दूसरे नंबर पर रहे। हिंदू उम्मीदवारों में प्रिंस विक्टर को 2.02%, उपेंद्र सहनी को 1.81% और सुदामा सिंह को 1.10% वोट मिला था। इस वक्त हम अररिया में हैं और मदरसा इस्लामिया यतीम खाना के ठीक सामने खड़े हैं। ये मदरसा 1946 में यतीम बच्चों को ख्याल में रखते हुए कायम किया गया था, लेकिन आज के वक्त में इसमें यतीम बच्चे भी पढ़ते हैं और दूसरे बच्चे भी यहाँ पर तालीम लेते हैं। दीनी और दुनियावी तालीम यहाँ पर दी जाती है और ये मदरसा एडेड भी है। अच्छा, मुझे और ये भी बताया गया कि कुछ ही फासले पर सदर अस्पताल भी है जहाँ पर 6 वेंटिलेटर हैं, लेकिन एक तरह से वो सब बेकार है और आप कह सकते हैं कि वो अस्पताल खुद वेंटिलेटर पर है। अभी कुछ दिन पहले 2-4 दिन पहले का वाकया है कि एक बच्चा जिसे यहाँ लाया गया था और उस बच्चे को गलत इंजेक्शन दे दिया गया और बच्चा खत्म हो गया। तो ये हाल है। दिल्ली से करीब 1200 किलोमीटर दूर हम इस वक्त अररिया में हैं, तो और जरा दूर दराज के इलाकों में आप जाएंगे तो हालात कैसे होंगे आप ये समझ सकते हैं। भाई, नाम क्या है आपका? मेरा नाम मोहम्मद मुजफ्फर मसूदी है। मुजफ्फर साहब, आपका अस्पताल का क्या हाल है, जरा बताइए। ये अस्पताल को खुद ट्रीटमेंट की जरूरत है। खुद ट्रीटमेंट की जरूरत ये इस अस्पताल में किसी भी तरह का कोई भी सुविधा प्रॉपर वे में नहीं है। इवन फर्स्ट एड तक नहीं मिल पाता है यहाँ पे। सांसद से बताया नहीं कि भैया इसको ठीक करवाओ? मुझे तो कभी कभी ऐसा फील हुआ कि हमारे सांसद को भी ट्रीटमेंट की जरूरत है, मतलब वो कभी जागरूक नहीं हुए। ट्रीटमेंट की जी जी जी, हमारे ये यहाँ पे हमारा जो ये सीमांचल में अररिया डिस्ट्रिक्ट है, सिस्टम जो है उसको बिल्कुल बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। आपका नाम सर? परवेज आलम। परवेज आलम साहब, क्या करते हैं आप? बुनियादी तौर पर मैं किसान हूँ, खेती बाड़ी है। खेती किसानी आपकी चल रही, ठीक ठाक चल रही है। फिर वो तो एक किसान जो है वो इसका आदी हो चुका है, आदी हो गया। सीमांचल का किसान इसका आदी है, फ्लड का एरिया है और बहुत लंबे टाइम से की आप लोगों को बचाने की कभी नहीं, बचाने की कोई कोशिश अभी तक तो नहीं नजर आ रही है, लेकिन हमको लगता है इसमें सबका फायदा है कि बाढ़ आए, सूखा आ जाए तो सबका फायदा। इसमें फायदा कैसे, जरा ये बताइए। इसमें बहुत सारी किताबें आ चुकी हैं कि भाई ये अपॉर्चुनिटी होता है जब बाढ़ आता है, सूखा है। आपदा में अवसर, हाँ, आपदा में अवसर ही तलाश किया जाता है ना, आपदा में अवसर होता है। तो हमको लगता है कोई पॉलिटिकल विल नहीं है दरअसल। अच्छा, ये पॉलिटिकल विल नहीं है कि हमको इसको रोकना है, लोग बचाना है और इसलिए ऐसा हो रहा है। ठीक है, बाढ़ आ रहा है, कुछ एक रिलीफ बढ़ जाता है और उसमें अपनी हिस्सेदारी सबका अपना होता है उसमें। तो इसलिए बाढ़ आता है, लोग बंधा बनवाएंगे, बार बार टूटेगा। अब खाद का मसला है, बीज का मसला है, यहाँ किसानों का वो कभी रेट में मिलता ही नहीं। इस वक्त पॉलिटिक्स में कम से कम बिहार में जो दिख रहे हैं, उनमें से कौन आपको बेहतर लग रहा है जो कुछ मुश्किलें हल कर सकता है? नहीं, मुश्किलें तो मोदी जी हल कर सकते थे, लेकिन वो हल हो नहीं पा रहा है। अच्छा, और अगर तो राहुल गांधी कर सकते हैं, वो कर पाएंगे? देखिए, अब भरोसा ही कर सकते हैं। लोगों ने 10 साल मोदी जी पे भरोसा किया, अब शायद एक बार लोग उन पे भरोसा करके देखेंगे। इंडिया अलायंस और एनडीए के बीच सीधी फाइट है और अगर 1-to-1 फाइट होता है तो अगर क्यों कर रहे हैं? ओवैसी साहब आ गए तो क्या होगा? मैं कह रहा हूँ कि अगर ये हो गया 1-to-1 तब तो बहुत टफ कंटेस्ट होगा। अच्छा, क्या नाम है सर आपका? जी, मेरा नाम आबिद हुसैन अंसारी है। आबिद साहब, पीछे से आवाज चूंकि बेरोजगारी वाली आ रही थी, तो क्या हाल है एम्प्लॉयमेंट का अररिया में खास? अररिया, देखिए, अररिया के जितना पिछड़ा इलाका आपको पूरे हिंदुस्तान में शायद ही कोई मिलेगा। यहाँ रोजगार का कोई साधन नहीं है, यहाँ पलायन बहुत ज्यादा है। अगर कोई खुद से डेवलप कर रहे हैं खुद से, तो निश्चित रूप से वो कहीं न कहीं कर्ज से ही मुब्तला है। अच्छा, अगर अपने आप को वो स्टैंड कर रहे हैं, खड़ा कर रहे हैं, तो वो कर्ज में ही मुब्तला है। दूसरी बात है, किसी भी राजनीतिक दल ने आज तक अररिया को सिर्फ चारागाह की तरह इस्तेमाल किया है। विकास में पसमानदा अररिया में इस बार बीजेपी आरजेडी में सीधी फाइट मानी जा रही है, लेकिन लोगों की नजर उन प्रत्याशियों पर है जो इस बार चुनावी समीकरण तैयार करेंगे। अररिया गंगा जमनी तहजीब का गहवारा रहा है। यहाँ सांप्रदायिकता की कोई तारीख नहीं मिलती। जहाँ जामा मस्जिद और ठाकुरबाड़ी शाना बशाना आबाद हैं, जहाँ फनीश्वर नाथ मंडल रेणु जैसे साहित्यकार हुए, तो ईसा फरहाद की उर्दू फारसी शायरी अररिया की पहचान बन गई। यहाँ के ज्यादातर लोग खेती किसानी के सहारे हैं
तो पटसन हैंडलूम का काम अब बीते जमाने की बात बन चुका है। कहा जाता है अररिया हर साल उजड़ता है और हर साल आबाद होता है। यहाँ के लोग और किसान कुदरत के आगे बेबस हैं, लाचार हैं, तो सरकारों को लेकर मायूसी है। चांदनी चौक की ये चांदनी भी अक्सर अंधेरों में डूब जाती है। वो जो प्यासा लगता था सैलाब ज़दा निकला, पानी पानी कहते कहते पानी में ही डूब गया। अररिया से कैमरा पर्सन फरमान मलिक के साथ मैं हुसैन रिजवी, इंडिया टीवी के लिए।